बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है रजिस्ट्रेशन एक्ट के हवाले से है और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो कि प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, कि किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार के पास कौन लेके जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। इससे पहले जो पिछले सेक्शंस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और फर्दर जो है तो आज हम सेक्शन 32 से सेक्शन 35 तक स्टडी करेंगे। तो हम आते हैं सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन 32, पर्सन्स टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, कि किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने के लिए वो कौन से अशख़ास हैं, कौन से लोग हैं कि जो प्रेजेंट करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के पास, एक्सेप्ट इन द केसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 89। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो सेक्शन 89 है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं सिवाय उनके, यानी कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दे दिया गया है कि सेक्शन 89 में जो डॉक्यूमेंट्स है उसको छोड़ के इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे अब उसके हवाले से आगे बता रहे हैं। एवरी डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट वेदर सच रजिस्ट्रेशन बी कंपल्सरी और ऑप्शनल शेल बी प्रेजेंटेड। अब यहाँ पे बता दिया गया कि हर उस डॉक्यूमेंट को, चाहे उसकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है यानी लाजमी है या ऑप्शनल है, तो उसको जो है अगर प्रेजेंट किया जाता है रजिस्ट्रार के सामने तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो इस रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत होगी। और वो डॉक्यूमेंट कौन प्रेजेंट करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो अब वो यहाँ पे क्लास ए, बी और सी में बताया गया है। बाय सम पर्सन एग्जीक्यूटिंग और claiming under the same or in the case of a copy of a decree or order claiming under the decree or order। पहली बात यहाँ पे ये बता दी गई है कि डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर करना है तो जिस बंदे ने एग्जीक्यूट किया है किसी दस्तावेज़ को, किसी डॉक्यूमेंट को, तो वो लेके जाएगा उस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के पास। अब एग्जीक्यूटिंग का मतलब क्या है? जिस बंदे ने भी किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर किया है, साइन किया है, तो वो उसको लेके जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप एक ज़मीन जो है तो वो सेल करते हैं, तो आपने ज़मीन सेल कर दी है और आपने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो इंतकाल है या रजिस्ट्री है उसके ऊपर आपने सिग्नेचर कर दिए हैं, तो आपने ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया, तो आप इस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए लेके जा सकते हैं। लेकिन जिस शख्स के ऊपर आपने ये ज़मीन सेल की है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, क्लेमिंग अंडर द सेम। अब वो क्लेम कर रहा है यानी उसको फ़ायदा हुआ है, उसने ज़मीन ली है ना आपसे तो उसको फ़ायदा हुआ, तो अब वो शख्स भी इस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए लेके जा सकता है। और तीसरी बात यहाँ पे ये बताते हैं कि अगर अदालत का कोई डिक्री या ऑर्डर है, यानी मिसाल के तौर पर अदालत ने एक डिग्री जारी कर दी, एक जजमेंट दे दिया और उसमें कह दिया गया कि भाई ये फ़लाँ प्रॉपर्टी जो है तो ये आपकी है, तो अब उस अदालत का जो फ़ैसला है, जो डिग्री है या ऑर्डर है, उससे आपको फ़ायदा हुआ, अदालत ने उसमें आपको एक हक़ दिया है कि आपको ये ज़मीन मिल गई है, तो अब आप उस अदालत का जो ऑर्डर है या डिग्री है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए वही शख्स लेके जाएगा जिसके हक़ में ये फ़ैसला आया है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्लॉज ए की हो गई कि जिस शख्स को फ़ायदा हो रहा है या जो शख्स डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है वो प्रेजेंट करेगा डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए बाय द रिप्रेजेंटेटिव और असाइन ऑफ सच पर्सन। अब दूसरी यहाँ पे जो बात बताई गई है कि कौन डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करेगा, तो किसी भी शख्स का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो वारिस होता है, यानी मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो फोत हो जाता है तो उसके जो वारिसान है वो जो है तो उस डॉक्यूमेंट को जाके फिर रजिस्ट्रार के सामने पेश करेंगे। इसके अलावा बाय द एजेंट ऑफ सच पर्सन रिप्रेजेंटेटिव और असाइन ड्यूली अथोराइज्ड बाय पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूटेड एंड ऑथेंटिकेटेड इन मैनर हियर इन आफ्टर मेंशन। अब एग्जाम्पल हम समझते हैं कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में, अब मैं एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ लाहौर में, तो अब क्या होगा कि मैं जो यहाँ पे केपीके पे किसी डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ हूँ और लाहौर में मेरा कोई बंदा है, कोई जानने वाला है, कोई भाई है, कोई दोस्त है, मैं उसको इख्तियार देता हूँ कि वो लाहौर में जो प्रॉपर्टी है आप मेरी जगह पे जो है तो वो सारा जो प्रोसेस है वो पूरा करो और फिर डॉक्यूमेंट जो है तो वो रजिस्ट्रार के पास पेश करो रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अब मैं उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दूंगा, मैं उसको इख्तियार दूंगा तहरीरी तौर पर। अब वो जब डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करेगा तो पावर ऑफ अटॉर्नी साथ लेके जाएगा कि वो जो हिजरान बंदा है वो नौशहरा में बैठा हुआ है, उसने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, मुझे उसने इख्तियार दिया है कि आप इस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के सामने पेश करो, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी वहाँ पे प्रेजेंट करेगा।
अब इसी क्लॉज में यहाँ पे नीचे भी बताया गया है कि कौन सी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है तो उसको काबिल कबूल समझा जाएगा। तो इसमें कहता है कि हियर एंड आफ्टर मेंशन्ड, यानी इस सेक्शन के बाद जो बताया गया है वही पावर ऑफ अटॉर्नी उसको काबिल कबूल समझा जाएगा। तो अब सेक्शन 33 जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक्ट का है वो हमें बताता है कि अगर किसी शख्स के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है और वो डॉक्यूमेंट लेके जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है तो वो कैसे काबिल कबूल समझी जाएगी। पावर ऑफ अटॉर्नी रिकॉग्नाइजेबल फॉर पर्पस ऑफ सेक्शन 32। अब ऊपर सेक्शन 32 हमने पढ़ा, उसी में बताया गया है कि कोई शख्स जो है पावर ऑफ अटॉर्नी लेके भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर सकता है। तो अब पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 32, जो सेक्शन 32 है उसके उसी के लिए ये सेक्शन अब नीचे में बताता है कि द फॉलोइंग पावर ऑफ अटॉर्नी शेल अलोन बी रिकॉग्नाइजेबल, नेमली, सबसे पहले if the principal at the time of executing the power of attorney resides in any part of Pakistan in which this act is for the time being in force, a power of attorney executed before and authenticated by the registrar or sub-registrar within whose district or sub-district the principal resides। अब मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में बैठा हुआ हूँ और प्रॉपर्टी में ले रहा हूँ लाहौर में, तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे नौशहरा का जो रजिस्ट्रार है या सब रजिस्ट्रार है मैं वहाँ पे जाऊँगा और रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के सामने एक पावर ऑफ अटॉर्नी मैं तैयार करूँगा और उस पावर ऑफ अटॉर्नी में मैं जो पावर्स उस शख्स को दे रहा हूँ जो मेरी बिहाफ पे आके डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगा रजिस्ट्रार के सामने, वो सारे पावर्स मैं उसमें लिख दूंगा कि मैं फ़लाँ 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 इन बातों का इख्तियार उस शख्स को दे रहा हूँ। तो ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के सामने तैयार होगी और इस सूरत में क्या होगा कि जो प्रिंसिपल है यानी जो इख्तियार दे रहा है वो पाकिस्तान में हो और जिस जगह पे वो रह रहा है वहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है ये लागू हो, वहाँ पे एप्लीकेबल हो। ये इस क्लास ए में बताया गया है। अब ये एप्लीकेबल की बात इसीलिए बताई गई है क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट अभी तो पूरे पाकिस्तान में ये लागू है, एप्लीकेबल है, लेकिन ये उस टाइम का सेक्शन है कि जब ये रजिस्ट्रेशन एक्ट पाकिस्तान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर, कुछ एरिया के ऊपर लागू नहीं था। अच्छा, अब आगे कहते हैं कि इफ़ द प्रिंसिपल एट द टाइम ऑफ फोरसेड रिजाइड इन एनी अदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, अ पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूटेड बिफोर एंड अथेंटिकेटेड बाय एनी मजिस्ट्रेट। तो क्लॉज बी में इसका यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि जो प्रिंसिपल है, जो ऑनर है, जो मतलब कि इख्तियार दे रहा है, वो पाकिस्तान के अदर पार्ट में रिहाइश पजीर हो। अदर पार्ट का मतलब ये है कि जहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन एक्ट अगर वहाँ पे लागू नहीं है तो फिर वो पावर ऑफ अटॉर्नी मजिस्ट्रेट के सामने तैयार करेगा। अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू है तो फिर तो जहाँ पे वो रहता है उधर का रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार के पास जाएगा, पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करेगा। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है तो वो लागू नहीं है तो उस सूरत में उस एरिया का जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने जाएगा और पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करेगा। और यहाँ पे क्लास सी में ये बताया गया है कि जो शख्स इख्तियार दे रहा है वो आउट ऑफ पाकिस्तान है, किसी बाहर कंट्री में है, तो उस सूरत में वो पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे तैयार करेगा। If the principal at the time aforesaid does not reside in Pakistan, a power of attorney executed before and authenticated by a notary public or any court, judge, magistrate, Pakistan council or vice council or representative of the federal government। मिसाल के तौर पर आप जो है दुबई में हैं, दुबई में आपकी रिहाइश है और आप पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं और उस प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं, लेकिन आप तो पाकिस्तान में है ही नहीं, तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी दुबई से कैसे भेजेंगे। अब जो फेडरल गवर्नमेंट है यानी पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है तो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव हर कंट्री में मौजूद है जिसको पाकिस्तान काउंसलेट बोलते हैं। तो पाकिस्तान काउंसलेट में जाके आपने वहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करनी है, उसका अपना एक प्रोसीजर तरीक़ेकार है। फिर उस पावर ऑफ अटॉर्नी को बाय पोस्ट या किसी भी एम्बेसी के ज़रिए आप जो है तो वो पाकिस्तान में बेच सकते हैं। जब पाकिस्तान में यहाँ पे बेच देंगे आप, तो फिर जिस शख्स को आप इख्तियार दे रहे हैं वो वहाँ पे जाएगा एम्बेसी में और वहाँ से आपकी जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो उसको कलेक्ट करेगा और फिर पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ आपकी ज़मीन के या जिस डॉक्यूमेंट को भी आप रजिस्टर कर रहे हैं रजिस्ट्रार के सामने विद पावर ऑफ अटॉर्नी वो प्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर वो सारी बातें बता दी गई हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे तैयार की जाएगी, यानी कौन सी पावर ऑफ अटॉर्नी काबिल कबूल समझी जाएगी। अब यहाँ पे एक प्रोविज़ो दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट द फॉलोइंग पर्सन शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एट एनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस और कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीक्यूटिंग एनी पावर ऑफ अटॉर्नी एज इज मेंशन्ड इन क्लॉज ए एंड बी ऑफ दिस सेक्शन नेमली। ऊपर जो क्लास ए क्लास बी में हमने देखा कि वहाँ पे जो शख्स पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर रहा है तो वो
मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा या रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के सामने पेश होगा। लेकिन यहाँ पे अब उनको कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे 1 2 3 में कि इनको इस्तिस्ना दी गई है, यानी एक्सेप्शंस दी गई हैं कि इनको जो है तो वो वहाँ पे रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट के सामने पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करने के लिए पेश होने की ज़रूरत नहीं है। Persons who may by reason of bodily infirmity are unable without risk or serious inconvenience so to attend। पहली बात यहाँ पे ये बता दी है कि वो शख्स जो है तो वो माजूर है, कमज़ोर है, या कोई ऐसे सीरियस उसको कोई बीमारी है कि मतलब वो रिस्क लेके आगे जाके वो पेश नहीं हो सकता, तो इस शख्स को यहाँ पे इस्तिस्ना दी गई है। यानी बीमार शख्स जो है या बहुत ज़ईफ़ लोग होते हैं तो इनको वहाँ पे पेश होने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनस who आर इन जेल अंडर सिविल और क्रिमिनल प्रोसेस, यानी वो लोग जो किसी सिविल या क्रिमिनल केस में जो है तो जेल के अंदर है, तो वो भी जो है तो पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करने के लिए जो मजिस्ट्रेट हैं, रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के सामने पेश होने की ज़रूरत नहीं है। पर्सन एग्जेम्प्ट बाय लॉ फ्राम पर्सनल अपीयरेंस इन कोर्ट। अब मुख्तलिफ जो लॉ है, चाहे क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, तो उसमें कुछ लोगों को एक्सेप्शंस दिया गया है कि वो अदालत में पेश नहीं हो सकते इन सूरतों में। तो अब जिस लॉ के तहत भी एक शख्स को जो है वो एक्सेम्पशन हासिल है, तो उसको भी यहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करने के लिए रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की ज़रूरत नहीं है। In the case of every such person, the registrar or sub-registrar or magistrate, as the case may be, if satisfied that the power of attorney has been voluntarily executed by the person purporting to be the principal, may attest the same without requiring his personal attendance at the office or court aforesaid। अब इस सब सेक्शन 2 में ये बता दिया गया कि रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार या कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने जब पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो अटेस्ट करने के लिए पेश की जाती हैं, तो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार या जो मजिस्ट्रेट हैं वो अगर सेटिस्फाइड होता है इस बात से कि ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उसी बंदे ने वो की है, एग्जीक्यूट की है, जो कि अदालत में हाजिर नहीं हो सकता, तो मजिस्ट्रेट यहाँ पे उसको अटेस्ट कर देगा। यानी कि उसकी पर्सनल अटेंडेंस के बगैर, जो कि ऊपर हमने पढ़ लिए हैं कि कुछ लोग वो जो मजिस्ट्रेट के सामने या रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार के सामने पेश नहीं हो सकते इन सूरतों की वजह से, तो वहाँ पे वो उनकी पर्सनल अटेंडेंस के बगैर भी जो है वो अपनी, अगर उसको तसल्ली है, वो सेटिस्फाइड है, तो उस पावर ऑफ अटॉर्नी को अटेस्ट कर सकता है। Subsection 3. To obtain evidence as to the voluntary nature of the execution, the registrar, sub-registrar or magistrate may either himself go to the house of the person purporting to be the principal or to the jail in which he is confined and examine him or issue a commission for his examination। अब यहाँ पे Subsection 3 वही बात कर रहे हैं कि रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट के सामने जब पावर ऑफ अटॉर्नी अटेस्ट करने के लिए पेश की जाती हैं, लेकिन अब वो पर्सनली, वो ख़ुद जो बंदा है, जो ऊपर हमने पढ़ लिए कि ये पर्सनली पेश नहीं हो सकते, तो उस सूरत में जो मजिस्ट्रेट हैं या रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार है, या यहाँ पे कहते हैं कि हिमसेल्फ, यानी वो ख़ुद उस शख्स की घर पे जाएगा कि वो इस बात का तसल्ली कर सके कि हाँ इसी बंदे ने ही ये पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार की है और मेरे पास अटेस्टेशन के लिए भेजी है। या वो जेल जाएगा, उस जेल में जहाँ पे वो शख्स वो कन्फाइंड है जिसने ये पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार की हुई है, और उसको एग्जामिन करेगा, उसको ख़ुद तसल्ली करेगा उससे। या जो है वो मजिस्ट्रेट या रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार एक कमीशन भी वो इशू कर सकता है। कमीशन मतलब कि किसी थर्ड पार्टी को, किसी भी न्यूट्रल बंदे को मुकर्रर करके उसको इख्तियार देके कि तुम जाओ फला शख्स के घर पे या जेल पे और उस शख्स को एग्जामिन करो कि आया ये पावर ऑफ अटॉर्नी उसे खुद ही उसने एग्जीक्यूट की है या नहीं। तो यहाँ पे ये एविडेंस हासिल करेगा रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट। Any power of attorney mentioned in this section may be proved by the production of it without further proof when it purports on the face of it to have been executed before and authenticated by the person or court herein before mentioned in that behalf। तो यहाँ पे सब सेक्शन 4 में ये बता दिया गया कि जब पावर ऑफ अटॉर्नी आप रजिस्ट्रार के सामने पेश करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने के लिए, अब उस पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर ये चीज़ मेंशन है, उसके ऊपर लिखा गया है कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो है नोटरी पब्लिक से या मजिस्ट्रेट से या रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार जिससे भी है आगे ये रजिस्टर्ड है यानी अटेस्टेड है, तो उसके हवाले से कोई और प्रूफ आपको पेश करने की ज़रूरत नहीं है। यानी पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर ख़ुद एक स्टैंप लगा गया है नोटरी पब्लिक का, या बाहर से अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी आई है, पाकिस्तान कौंसलेट का मोहर लगा गया है, यानी वो अटेस्ट हो चुकी है, तो इसके अलावा फर्दर कोई और आपको एविडेंस या कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, यानी यही पावर ऑफ अटॉर्नी काबिल कबूल होगी। अब ये सारी बातें होगी पावर ऑफ अटॉर्नी की। नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन 34 रजिस्ट्रेशन एक्ट का, इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन
बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर। अब यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है डॉक्यूमेंट की, तो वो जो रजिस्ट्रार है वो कुछ इंक्वायरी भी करेगा। किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से पहले इंक्वायरी भी कर सकता है। subject to the provisions contained in this part and in sections 41, 43, 45, 69, 75, 78, 88 and 89। यहाँ तक इस जो मतलब है इस बात का, इसमें कहते हैं कि ये जो सारे सेक्शंस हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए आगे आपको बात बता रहे हैं। No documents shall be registered under this act unless the persons executing such document or or their representatives, assigned or agents authorized as aforesaid appear before the registering officer within the time allowed for presentation under section 23, 24, 25 and 26। अब ये जो 4 सेक्शंस हैं ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अब इन सेक्शंस में टाइम बताया गया है कि आपने अगर एक डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करना है तो कितना टाइम होगा आपके पास। अब ये सेक्शंस आप वहाँ से स्टडी कर लें कि कितना टाइम दिया गया है, और अगर लेट आप उसको करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो फिर क्या सूरत हाल होगा। तो यहाँ पे अब ये सेक्शन का मतलब ये है कि रजिस्ट्रार जो है किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं करेगा अगर वो जो डॉक्यूमेंट है वो जो सेक्शन 23, 24, 25 और 26 में जो टाइम पीरियड बताया गया है इसके बाद अगर प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि 4 महीने के बाद अगर किसी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया जाता है तो जो रजिस्ट्रार है वो किसी भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे रजिस्टर नहीं करेगा। लेकिन इसी के साथ भी यहाँ पे एक शर्त रखी गई है, एक प्रोविज़ो दे दिया गया है। Provided that if owing to urgent necessity or unavoidable accident all such persons do not so appear, the registrar in cases where the delay in appearing does not exceed 4 months may direct that on payment of a fine not exceeding 10 times the amount of the proper registration fee in addition to the fine, if any, payable under section 25, the document may be registered। तो यहाँ पे प्रोविज़ो में ये बात बताई गई है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 4 सेक्शन है इसमें टाइम पीरियड बताया गया है कि किसी डॉक्यूमेंट को कितने टाइम के अंदर अंदर जो है तो वो पेश करना ज़रूरी है। लेकिन अब यहाँ पे प्रोविज़ो में ये बात कह रहे हैं कि कोई ख़ास ऐसी कोई नेसेसिटी, इतनी ज़रूरी काम की वजह से या किसी हादसे की वजह से जो है तो ये लोग डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करने के लिए उस स्पेसिफाइड टाइम के अंदर जो है वो हाजिर नहीं हुए, और तो फिर उस सूरत में जो रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा कि वो उनसे फ़ाइन लेगा, फ़ाइन लेके उनकी जो डॉक्यूमेंट है वो फिर रजिस्टर करेगा। सबसेक्शन 2 अपीयरेंसेस अंडर सबसेक्शन 1 में बी सिमल्टेनियस और एट डिफरेंट टाइम्स। अब ये जो सबसेक्शन 1 ऊपर हमने पढ़ लिया, यानी एक से ज़्यादा लोग हैं, यानी फ़र्ज़ करें 4 लोग हैं तो इन्होंने किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे लोग जो हैं तो एक वक्त पर रजिस्ट्रार के पास जाएँ, यानी एक वक्त में भी जा सकते हैं चारों के चारों एक साथ, या जो है तो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर भी, यानी कि एक बंदा आज जाता है, दूसरा कल जाता है और तीसरा जो है वो परसों जाता है, एक बंदा जो है तो फिर आगे 4 दिन बाद जाता है। तो इस तरीके से मतलब कि एक टाइम पर भी जा सकते हैं और अलग अलग भी जा सकते हैं। The registering officer shall thereupon inquire whether or not such document was executed by the persons by whom it purports to have been executed। अब जब डॉक्यूमेंट यहाँ पे रजिस्ट्रार के सामने आ गया और ये लोग भी रजिस्ट्रार के सामने मौजूद हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है यानी रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार जो भी है जो डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर रहा है वो यहाँ पे इनसे इंक्वायरी भी करेगा। इंक्वायरी ये करेगा, अपनी तसल्ली करेगा कि आया ये डॉक्यूमेंट्स इन्होंने ही एग्जीक्यूट किया है या नहीं। मतलब ये हुआ कि जो लोग इसके सामने हाजिर हैं आया यही वो लोग हैं या कोई बंदा जो है तो ख़ुद को कोई दूसरा बंदा शो करके सामने हाजिर हुआ है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो इंक्वायरी करेगा। सेटिस्फाइज हिमसेल्फ, अब यहाँ पर जो रजिस्ट्रार है वो ख़ुद को सेटिस्फाई करेगा एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सनस अपीयरिंग बिफोर हिम, यानी जो लोग उनके रजिस्ट्रार के सामने हाजिर हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के हवाले से ख़ुद को सेटिस्फाई करेगा। एंड अलेजिंग दैट दे हैव एग्जीक्यूटेड द डॉक्यूमेंट, और जो लोग कह रहे हैं कि हमने ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है उनकी आइडेंटिटी के हवाले से वो अपनी तसल्ली करेगा। इन द केस ऑफ एनी पर्सन अपीयरिंग एज द रिप्रेजेंटेटिव असाइन और एजेंट सेटिस्फाई हिमसेल्फ ऑफ द राइट ऑफ सच पर्सन सो टू अपीयर। अब एक शख्स जो है वो कह रहा है कि मैं एजेंट हूँ, जिसने ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है मैं उसका एजेंट हूँ या रिप्रेजेंटेटिव हूँ या उसने मुझे इख्तियार दिया है, तो रजिस्ट्रार यहाँ पे भी ख़ुद को जो है वो सेटिस्फाई करेगा कि आया ये बंदा उसका रिप्रेजेंटेटिव है या उसका कोई वारिस है या नहीं है।
Any application for a direction under the proviso to subsection 1 may be lodged with the sub-registrar who shall forward it to the registrar to whom he is subordinate. तो यहाँ पे सब सेक्शन 4 में कहते हैं कि जो ऊपर हमने सब सेक्शन 1 और उसका प्रोविज़ो हमने पढ़ा जो लेट रजिस्ट्रेशन के हवाले से है, तो अब कोई शख्स ऐसा है कि वो किसी वजह से लेट है, यानी कि वो टाइम पे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं कर पाएगा, तो उस सूरत में वो शख्स एप्लीकेशन देगा सब रजिस्ट्रार को कि मुझे तो टाइम दे दें, मैं जो स्पेसिफाइड टाइम है उसके अंदर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे मज़ीद टाइम चाहिए। तो एप्लीकेशन आप सब रजिस्ट्रार को देंगे और सब रजिस्ट्रार जो है तो आपके उस एप्लीकेशन को रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करेगा। नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू कॉपीज ऑफ डिग्रीज और ऑर्डर्स। तो ये जो सेक्शन ऊपर हमने पढ़ लिया सेक्शन 34, ये कहते हैं कि ये जो सेक्शन है ये अदालत की किसी डिग्री या ऑर्डर के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, यानी कि अदालत का कोई डिग्री या ऑर्डर आप लेके जाते हैं रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो ऑलरेडी कोर्ट से अटेस्टेड होता है, तो उसमें इंक्वायरी वगैरह करने की ज़रूरत है ही नहीं। अब यहाँ पे जो हमारे पास अगला सेक्शन है सेक्शन 35, प्रोसीजर ऑन एडमिशन एंड डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन रिस्पेक्टिवली। अब जब आपने डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के सामने पेश किया है, तो यहाँ पे प्रोसीजर क्या होगा कि अगर रजिस्ट्रार आपके उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है रजिस्ट्रेशन के लिए या रिफ्यूज़ करता है। यहाँ पे सबसे पहले जो बताया गया है वो ये है कि रजिस्ट्रार जो है कौन कौन सी सूरतों में आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको रजिस्टर करेगा। क्लास ए, if all the persons executing the document appear personally before the registering officer and are personally known to him, or if he be otherwise satisfied that they are the persons they represent themselves to be, and if they all admit the execution of the document। तो पहली बात यहाँ पे ये हुई कि जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है, इसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं, वो तमाम लोग पर्सनली जो है रजिस्ट्रार के सामने हाजिर हुए और रजिस्ट्रार उनको पर्सनली जानता भी है, या जो रजिस्ट्रार है उसने अपनी तसल्ली कर ली है कि हाँ यही वो लोग हैं या यही बंदा जो है फ़लाँ शख्स का रिप्रेजेंटेटिव है जो ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये तमाम लोग जो हैं उस डॉक्यूमेंट को एडमिट भी करते हैं कि हाँ हमने इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है और हम सारे हाजिर हैं और हम इसको रजिस्टर करना चाहते हैं। तो इस सूरत में जो रजिस्ट्रार है वो इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करेगा। अगली बात, इफ़ इन द केस ऑफ एनी पर्सन अपीयरिंग बाय रिप्रेजेंटेटिव, असाइन और एजेंट। अब कोई शख्स जो है तो वो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट यानी जिसको उसने इख्तियार दिया है या कोई वारिस हैं उसके ज़रिए हाजिर हैं, सच रिप्रेजेंटेटिव असाइन और एडमिट्स द एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे उस सूरत में जो रिप्रेजेंटेटिव आया है या जो वारिस है जो भी है वो उस डॉक्यूमेंट को एडमिट करता है। और अगली बात, इफ़ द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट इज़ डेड, या कोई शख्स जो है जिसने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किया है अब वो फोत हो चुका है, उसका कोई वारिस या जिसको उसने पावर ऑफ अटार्नी दी है वो यहाँ पे रजिस्ट्रार के सामने हाजिर है और वो उस डॉक्यूमेंट को एडमिट कर रहा है, वो कह रहा है कि बिल्कुल जो शख्स फोत हो चुका है उसने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो सिग्नेचर किए हैं और मैं उसका वारिस हूँ, रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो इन तीनों सूरतों में जो रजिस्ट्रार है इस डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, द रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल रजिस्टर द डॉक्यूमेंट एज डायरेक्टेड इन सेक्शन 58 to 61 इंक्लूसिव। तो फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट के जो ये सेक्शन है 58 से 61 तक, इसी में जो तरीक़ेकार बताया है तो उसके मुताबिक इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करेगा। अब यहाँ पे रिफ्यूज़ल की बात आ गई है सब सेक्शन 2 में। द रजिस्टरिंग ऑफिसर में in order to satisfy himself that the persons appearing before him are the persons they represent themselves to be, or for any other purpose contemplated by this act, examine anyone present in his office। तो जितने लोग हाजिर होते हैं रजिस्ट्रार के पास किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने के लिए, तो जो रजिस्ट्रार है वो इन हर एक बंदे से उसको एग्जामिन कर सकता है, उससे पूछ गुछ कर सकता है ताकि रजिस्ट्रार ख़ुद को सेटिस्फाई कर सके कि हाँ यही लोग इन्होंने ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है और कोई फ्रॉड यहाँ पे कोई शामिल नहीं है, तो यानी वो ख़ुद को यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। सब सेक्शन 3, इफ़ एनी पर्सन बाय वूम द डॉक्यूमेंट परपोर्ट्स टू बी एग्जीक्यूटेड डिनाइज इट्स एग्जीक्यूशन। अब जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के सामने पेश किया गया है और जिसने उसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं और वो उससे इनकार कर दें कि ये मेरे सिग्नेचर है ही नहीं। अगली बात, इफ़ एनी सच पर्सन अपीयर टू द रजिस्टरिंग ऑफिसर बी अ माइनर एन इडियट और लुनेटिक, या जो पर्सन शामिल वो हाजिर है रजिस्ट्रार के सामने वो माइनर है यानी 18 साल से उसकी एज कम है या इडियट है या लुनेटिक है।
अब अगली बात, इफ़ एनी पर्सन बाय वूम द डॉक्यूमेंट परपोर्ट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इज़ डेड। अब जिस शख्स की तरफ से ये डॉक्यूमेंट पेश किया गया है और वो फोत हो चुका है, उसका रिप्रेजेंटेटिव या वारिस है जिसको उसने इख्तियार दिया है, वो रजिस्ट्रार के सामने जो है उससे इनकार कर दे कि नहीं ये मेरे बाप ने या मेरे भाई ने या जो भी हो जिसकी तरफ से वो आया है कि ये उसने सिग्नेचर उसके ऊपर नहीं किए, ये उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, तो इन सूरतों में जो रजिस्ट्रार है वो इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से इनकार करेगा। Provided that where such officer is a registrar, he shall follow the procedure prescribed in part 12। अब ये जो ऊपर हमने सारा तरीक़ेकार पढ़ लिया, इसका तफसीली जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे इसी रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो पार्ट 12 है उसमें पूरे तरीक़ेकार बताया गया है कि डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कैसे किया जाएगा और उसको रिफ्यूज़ कैसे किया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट डिक्लेयर दैट एनी सब रजिस्ट्रार नेम इन नोटिफिकेशन शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट द एग्जीक्यूशन ऑफ विच इज डिनाइड बी डीम टू बी अ रजिस्ट्रार फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन एंड पार्ट ऑफ 12। अब इस प्रोविज़न में ये बता दिया गया कि जब सब रजिस्ट्रार के सामने एक डॉक्यूमेंट लाया गया, लोग भी हाजिर हैं और उन्होंने उस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन से इनकार किया, तो इनकार की सूरत में वो जो सब रजिस्ट्रार है उसको रजिस्ट्रार का दर्जा दिया जाएगा और रजिस्ट्रार का दर्जा जो है उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल गज़ट में नोटिफिकेशन शाया करेगी और इस बात का तयन करेगी कि वो जो फ़लाँ सब रजिस्ट्रार है या जितने भी रजिस्ट्रार को वो दर्जा देता है तो उनके नाम लेगा कि वो जो सब रजिस्ट्रार हैं अगर कोई बंदा डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन से इनकार करता है तो उस सूरत में उस डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज़ करने के लिए जो सब रजिस्ट्रार हैं वो उसको रजिस्ट्रार का दर्जा हासिल होगा। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपके लिए आज का लेक्चर इंतहा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच।